मित्रों, आज एक बार फिर कक्षा 10 की सामाजिक विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और सामाजिक विषय में हम भूगोल चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें भारतीय कृषि अपना टॉपिक था। भारतीय कृषि, ठीक है। अपना जो मुख्य पाठ का नाम है वो क्या है? भारतीय कृषि। भारतीय कृषि। और इस भारतीय कृषि में हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक था भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें, और जिसमें हमने काफी अध्ययन कर दिया था। उसके बाद आज हम अगली मुद्रादायनी यानी हमने जूट का अध्ययन किया था। उसके बाद कपास का अध्ययन किया था, कपास की 3 किस्मों का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे वापस भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें, और उन फसलों में जूट क्या है। जूट तो विशेष ध्यान रखना, जूट इस प्रकार का पौधा है जिससे क्या किया जाता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। जूट के जो तना होता है उस तने से क्या किया जाता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। उस रेशे की सहायता से विभिन्न प्रकार के जैसे कि रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो विशेष ध्यान रखना है कि जूट एक क्या है? महत्वपूर्ण रेशा फसल है। ये ध्यान रखना कि जूट एक महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण रेशा। जूट एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है। क्या है? जूट एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है, ठीक है। जूट महत्वपूर्ण रेशा फसल है, विशेष ध्यान रखना। और भारत में जूट का उत्पादन है सर्वाधिक है वो पश्चिम बंगाल राज्य से था। भारत पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व भारत में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता था, क्योंकि उस समय यानी वर्तमान का जो बांग्लादेश क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता था, और उसी क्षेत्र में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता था। और जैसे ही भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत में इस जूट उद्योग या जूट उत्पादन से संबंधित भारी आघात लगा था। तो विशेष ध्यान रखना है कि जूट के पौधे से क्या किया जाता है? मुख्यतः रेशा बनाया जाता है। इसके तने से कागज व लुगदी बनाई जाती है। तो जूट के तने से क्या किया जाता है? कागज व जूट के पौधे, जूट का पौधा होता है, उस पौधे के क्या किया जाता है? तने को यूज में लिया जाता है। जूट के पौधे के तने, जूट के पौधे के तने से कागज एवं लुगदी, कागज एवं कागज बनाने के लिए जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, लुगदी उद्योग या लुगदी उद्योग तथा यानी इस जूट के जो तना होता है, जूट का पौधा है, उसके तने से कागज एवं लुगदी उद्योग तथा जो रेशेदार साल बनाई जाती है, रेशेदार साल बंधई यानी विभिन्न प्रकार की जो रस्सियां बनाई जाती हैं, रेशेदार साल बंधई एवं बनाई हेतु प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि क्या किया जाता है? जूट के पौधे के तने से कागज एवं लुगदी उद्योग तथा रेशेदार साल बंधई एवं बनाई हेतु प्रयोग में लिया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जूट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसके लिए कैसी रहती है? अनुकूल रहती है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है उन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। तो ध्यान रखना, जूट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जूट के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इस जूट के पौधे के वृद्धि के लिए क्या होती है? आवश्यक या अनुकूल होती है।
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वृद्धि वृद्धि के लिए जूट के पौधा होता है, उस पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक है। विशेष ध्यान रखना है जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और ऐसी जलवायु होती है उन क्षेत्रों में जूट का पौधा होता है, उसकी वृद्धि अधिक होती है। क्या होती है? वृद्धि अधिक होती है। और मैंने बताया था कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य, जूट उत्पादन में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है वो प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो ध्यान रखना भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य है वो जूट उत्पादन में अग्रणी है। यानी सबसे आगे है। विशेष ध्यान रखना है कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है वो सबसे आगे है। और ये संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल है वो संपूर्ण भारत का 60% जूट उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है? 60%। ध्यान रखना कि भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल देश का 60% जूट उत्पादन, यानी पश्चिम बंगाल देश का 60% जूट उत्पादन करता है। विशेष ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल भारत का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? 60% जूट उत्पादन करता है। साथ साथ में अन्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के पास के राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी भारत में क्या किया जाता है? जूट का उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि अन्य राज्य के अंतर्गत जैसे कि आसाम, कौन सा राज्य है? आसाम। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जस्ट पास में, क्योंकि उस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उस क्षेत्र में ही जूट का सर्वाधिक केंद्र पाया जाता है, आसाम। उसके बाद बिहार और जस्ट पश्चिम बंगाल के पास झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा भी क्या करता है? जूट उत्पादन करता है। तथा त्रिपुरा ये अन्य राज्य हैं जिनमें भारत का क्या किया जाता है? जूट उत्पादन किया जाता है। त्रिपुरा। तो जूट के बारे में विशेष ध्यान रखना कौन सी फसलों में आता है? यह मुद्रादायनी, या इस फसल को आप वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं या फिर औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगली फसल पढ़ेंगे हम भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। कौन सी फसलें? भारत की प्रमुख तिलहन फसलों के बारे में बात करेंगे। तिलहन और तिलहन फसलों से क्या किया जाता है? तिलहन फसलों से मुख्य रूप से इनके बीज होते हैं जिससे खाने के लिए या खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। और मुख्य रूप से इस प्रकार की जो तिलहन फसलें हैं वह रबी खरीफ दोनों ऋतुओं के अंतर्गत बोई जाती है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, तिल या फिर अपन कह सकते हैं तारा मीरा आदि इस प्रकार की फसलें होती है। तो तिलहन फसलों के अंतर्गत क्या किया जाता है? इनके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना कि तिलहन फसलों में क्या किया जाता है? तिलहन फसलों
तिलहन फसलों के बीज होते हैं जो इनके फसलों के, उनसे तिलहन फसलों के बीजों से, तिलहन फसलों के बीजों से खाद्य, तिलहन फसलों के बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है। क्या होता है? खाद्य तेल प्राप्त होता है। विशेष ध्यान रखना है कि तिलहन फसलों में क्या होता है, तिलहन फसलों में जो इनके बीज होते हैं उन बीज से क्या होता है, खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। और संपूर्ण विश्व में भारत है वो तिलहन उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान रखता है? संपूर्ण विश्व में भारत तिलहन उत्पादन का 10% योगदान रखता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत? विश्व का 10% तिलहन, विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन, भारत में विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। यानी संपूर्ण विश्व का 100% में से तिलहन उत्पादन में जो भारत का योगदान है किया जाता है, कितना प्रतिशत किया जाता है? 10% तिलहन किया जाता है। उसके बाद है कि तिलहन की फसलें रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में क्या की जाती है? बोई जाती है। तो ध्यान रखना कि तिलहन फसलें खरीफ व रबी, तिलहन फसलें खरीफ व रबी दोनों ऋतु में, तिलहन फसलें खरीफ व रबी दोनों ऋतुओं में उत्पादित की जाती है। ठीक है। ध्यान रखना है कि तिलहन की फसलें हैं खरीफ का मतलब वर्षा ऋतु, रबी का मतलब है शीत ऋतु। वर्षा एवं शीत दोनों ऋतुओं में उत्पादित की जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भारत की उसके बाद प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है? तो भारत की प्रमुख जैसे कि मूंगफली, सरसों, यहाँ पर अरंडी, तिल है। इस प्रकार की भारत की क्या है, प्रमुख अपने कह सकते हैं कि तिलहन फसलें हैं। भारत की प्रमुख तिलहन भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, तिलहन फसलों के अंतर्गत हैं मूंगफली और उसके बाद है सरसों, मूंगफली, सरसों और उसके बाद है तिल, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी और अलसी, जिसे अलसी, और मूंगफली, सरसों, तिल और अलसी। ठीक है ना। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी और उसके बाद है, अलसी के बाद है अरंडी। क्या है? अरंडी। उसके बाद है सोयाबीन, आदि। ये भारत की क्या है, प्रमुख रूप से भारत की तिलहन फसलें हैं। और इनमें यानी संपूर्ण तिलहन उत्पादन में केवल 2 फसलें कौन सी? मूंगफली एवं सरसों, दोनों के माध्यम से भारत का 80% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि मुख्य रूप से मूंगफली एवं कौन सी फसल? मूंगफली एवं सरसों। तो भारत में मूंगफली
तथा भारत में मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तिलहन फसलें क्या है। तिलहन फसलों के बीजों से क्या किया जाता है, खाद्य तेल प्राप्त होता है और भारत में संपूर्ण विश्व का 10% तिलहन उत्पादन किया जाता है। और तिलहन की फसलें हैं वो 2 ऋतुओं में बोई जाती है या 2 ऋतुओं में उत्पादित की जाती है, रबी व खरीफ। और इनके बीजों से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। भारत में प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि भारत के प्रमुख क्या हैं, तिलहन फसलें हैं। उसके बाद है कि भारत में मूंगफली तथा सरसों ये 2 इस प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें हैं। और मूंगफली है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, मूंगफली यहाँ पर खरीफ की ऋतु में, जबकि सरसों है वो रबी की। मुख्यतः तिलहन उत्पादन में इसका योगदान है वो महत्वपूर्ण है। तो मूंगफली का पौधा है वो मूल रूप से कौन से देश का है, तो ये यानी मूंगफली का पौधा है ये ब्राजील। कौन सा देश है, ब्राजील, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ब्राजील मूल की फसल है, यानी मूल रूप से जो मूंगफली की फसल है वो कौन से देश की है, ब्राजील मूल की फसल है, विशेष ध्यान रखना। और मूंगफली जो मुख्यतः भूमि के अंदर मुख्यतः लगती है, मूल की फसल है। और उत्तरी भारत में है, सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार की फसल है वो पैदा की जाती है। तो मूंगफली है वो ये ब्राजील मूल की फसल है। और संपूर्ण विश्व की 30% उत्पादन है वो भारत से किया जाता है। तो ध्यान रखना कि संपूर्ण विश्व का यानी विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन, विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन भारत में किया जाता है। विश्व की कितनी प्रतिशत मूंगफली का उत्पादन भारत से किया जाता है, विश्व की 30% मूंगफली का उत्पादन भारत से किया जाता है। विशेष ध्यान रखना है 30% मूंगफली का उत्पादन है वो कौन से देश से किया जाता है, भारत से किया जाता है। और मूंगफली है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, मूंगफली है वो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। विशेष ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट है कि मूंगफली कौन सी ऋतु में, मूंगफली खरीफ की ऋतु में, मूंगफली खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली मूंगफली खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। कौन सी ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली क्या है, प्रमुख फसल है। विशेषकर ध्यान रखना। और भारत की अगर कुल तिलहन उत्पादन में योगदान हमने पहले पढ़ा था, मूंगफली एवं सरसों दोनों का कुल तिलहन में था 80% योगदान था। तो यहाँ पर केवल मूंगफली का योगदान है वो कितना है, 45%, और सरसों का कितना है, 35%। इस प्रकार कुल उत्पादन यानी मूंगफली एवं सरसों का कितना हो गया, 80%। तो कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का योगदान है वो कितना है, 45% है। तो देश की कुल तिलहन
देश की कुल तिलहन फसल का, देश की कुल तिलहन फसल का, देश की कुल तिलहन फसल का 45% किससे प्राप्त होता है? मूंगफली से। 45% मूंगफली से उत्पादन किया जाता है, मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। और मुख्य रूप से जो भारत का राज्य है, कौन सा राज्य है? गुजरात है। वो मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो भारत के अगर कुल हम 4 या 5 राज्यों की बात करते हैं कि ये राज्य संपूर्ण भारत का 85% मूंगफली का उत्पादन करते हैं। तो देश में 85% उत्पादन गुजरात इसमें पहला स्थान रखता है। ध्यान रखना, 85% उत्पादन किया जाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात। और गुजरात कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। ठीक है ना, प्रथम। उसके बाद है आंध्र प्रदेश है, वो कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय। गुजरात प्रथम, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय। आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है। देश में 85% उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान, और तमिलनाडु है वो तृतीय स्थान। और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का और तृतीय स्थान है वो तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु कौन सा स्थान रखता है? मूंगफली उत्पादन में तृतीय स्थान। राज्यों में कौन सा स्थान है? तृतीय राज्य। और उसके बाद अगला है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों। यानी देश में 85% उत्पादन गुजरात प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में होती है। देश में 85% कर्नाटक राज्यों में होती है। यानी देश की 85% है वो इन प्रमुख 5 राज्यों से उत्पादन होता है, विशेषकर ध्यान रखना है। उसके बाद है कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहां से मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में जिले अगर देखते हैं, राजस्थान मुख्य रूप से, क्योंकि हम यहाँ पर राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान के जिले भी ध्यान रखना है। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन है वो कौन से जिलों से किया जाता है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़, उसके बाद है सवाई माधोपुर, ठीक है ना। उसके बाद है भीलवाड़ा के बाद अगला जिला है जयपुर के बाद अगला जिला है गंगानगर, ठीक है ना। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर और हनुमानगढ़। बीकानेर तथा हनुमानगढ़। साथ साथ में ध्यान रखना है कि राजस्थान में जिन जिलों में जो नहरी प्रणाली या नहर के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि नर्मदा नहर, और वर्तमान में जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र, जालोर एवं बाड़मेर का क्षेत्र है जहां पर मूंगफली की जो कृषि है काफी मात्रा में देखने को मिलती है। साथ ही साथ
पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी क्षेत्र में जैसे कि बीकानेर है, उसके बाद है जैसलमेर है या फिर बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में भी मूंगफली की खेती देखने को मिलती है। तो साथ में एक लाइन और नोट कर देना कि साथ साथ में नहरी क्षेत्र राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाती है, साथ साथ में राजस्थान में नहरी क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में भी मूंगफली बोई जाती है। क्या की जाती है? मूंगफली बोई जाती है। विशेषकर ध्यान रखना है, यानी जो मूंगफली है राजस्थान के जिन क्षेत्रों में नहरी सिंचाई उपलब्ध है उन क्षेत्रों में भी मूंगफली क्या की जाती है? बोई जाती है। उसके बाद हम तिलहन फसलों में मूंगफली के बाद सेकंड नंबर की फसल लेंगे प्रमुख सरसों। कौन सी फसल लेंगे? सरसों, ठीक है ना। सरसों और सरसों का तेल है मुख्यतः हम खाद्य या खाने के लिए प्रयोग में करते हैं। और सरसों में अगर हम पढ़ते हैं तो संपूर्ण भारत में राजस्थान है वो एकाधिकार रखता है, यानी संपूर्ण भारत की जो 41% सरसों है वो राजस्थान से उत्पादित की जाती है। और विश्व में भारत सरसों उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान रखता है? 70% योगदान रखता है। तो विशेषकर ध्यान रखना कि विश्व की, और सरसों है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है? सरसों है वो रबी की ऋतु में बोई जाती है। तो विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित, विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है, ठीक है ना। विश्व की कितनी प्रतिशत सरसों भारत में उत्पादित की जाती है? 70% सरसों है वो कौन से देश से उत्पादित की जाती है? भारत से की जाती है, विशेषकर ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने बताया था कि भारत में हम तिलहन की फसलें पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि संपूर्ण तिलहन उत्पादन में सरसों एवं मूंगफली का योगदान है वो कितना है? 80% है। और उसमें से हमने मूंगफली का पढ़ लिया था कि 80 में से 45% योगदान है वो केवल किसका है? मूंगफली का है। तो 35% योगदान है वो किसका है? सरसों का है। तो देश की कुल तिलहन फसल का 35%, कितना प्रतिशत? 35% भाग, देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त, देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग है सरसों से प्राप्त किया जाता है। और 45% है वो किससे किया जाता है? मूंगफली से किया जाता है। यानी कुल मिला के मूंगफली एवं सरसों दोनों से तिलहन फसल का है वो 80% भाग उत्पादित किया जाता है। और सरसों उत्पादन में उत्तरी भारत है वो अग्रणी स्थान रखता है, या उत्तरी भारत से अधिकतर उत्पादित की जाती है। तो देश की, यानी भारत की, देश की 85%, कितनी प्रतिशत? 85% सरसों, देश की 85% सरसों उत्तरी भारत से, कौन से भारत से? उत्तरी भारत से। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत से उत्पादित की जाती है। कितनी उत्पादित की जाती है? 85% है, उत्तरी भारत से की जाती है। और मुख्य रूप से हम इन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान मैंने बताया था
के 41 यानी 41% के साथ है। कौन सा स्थान राजस्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से अगर भारत में देखा जाता है, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान 41%, कितना प्रतिशत है? 41% के साथ 41% के साथ प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना, राजस्थान है वो 41% के साथ एक प्रथम स्थान रखता है। और उसके बाद है द्वितीय जो भारत का प्रमुख राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और द्वितीय राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय, क्योंकि राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान कौन सा है? प्रथम। उत्तर प्रदेश है कौन सा? द्वितीय। उसके बाद है मध्य प्रदेश। सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। कौन सा है? तृतीय स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान है। और उसके बाद है गुजरात। पंजाब तथा हरियाणा ये प्रमुख राज्य हैं जिनसे सरसों उत्पादन की जाती है। साथ में विशेष ध्यान रखना है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनसे सरसों उत्पादित की जाती है। तो राजस्थान के जिले ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के जिले। ठीक है ना, राजस्थान के हैं जैसे अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एवं बीकानेर। जिन क्षेत्रों में नहरी प्रणाली विकसित है उन क्षेत्रों में भी सरसों की जाती है। सरसों साथ में अरंडी एवं सोयाबीन का भी भारत में जो तिलहन उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद अगली हम टॉपिक की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किस प्रकार से है। तो यहाँ से बढ़िया प्रश्न उठ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किस प्रकार से है, किन्हीं दो तथ्यों के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु का ध्यान में रखना है। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, एग्रीकल्चर का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किस प्रकार से है तो विशेष इस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कृषि, अगर हम भारत में अलग अलग व्यवसाय का वर्गीकरण करते हैं, ये हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी व्यवसाय के आधार पे है, उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय में। तो उसमें हमारी जो कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय में जैसे कि औद्योगिक क्रिया है और तृतीयक व्यवसाय में जैसे कि सेवा सेक्टर शामिल है। तो हमारी जो भारतीय कृषि है, कृषि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल है। जब बात करते हैं कि कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है तो सबसे पहला बिंदु लेते हैं कि कृषि क्या है? रोजगार का एक साधन है। तो पहला बिंदु है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किस प्रकार से है। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु जो हमारा रहेगा वो रहेगा रोजगार का क्या है? साधन है, रोजगार का साधन।
ठीक है ना, रोजगार का साधन। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कृषि के माध्यम से लगभग भारत की जो 55.6% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, कृषि से जुड़ी हुई है। तो एक तरफ यानी अपने कह सकते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी है वो किससे जुड़ी हुई है, 55.6% यानी लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, कृषि के माध्यम से। भले ही हो सकता है कि जीडीपी में योगदान जो भारत आजाद होने के बाद निरंतर घट रहा है, फिर भी भारत के अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना। साथ साथ में कृषि के जो अलावा जो अप्रत्यक्ष रोजगार के साधन हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित विभिन्न दुकानें या फिर उनसे संबंधित यंत्र या फिर मंडियां, तो उनसे यानी भारत के लगभग आपने कह सकते हैं 70% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि से क्या करती है, रोजगार प्राप्त करती है। तो यानी हमारे लिए कृषि क्या है, एक रोजगार का साधन है। और लगभग कृषि से क्या है, कृषि से 55.6% प्रत्यक्ष 55.6% प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलता है। कितना, 55.6% प्रत्यक्ष लोगों को क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ सहायक क्रिया, जैसे कि हम कृषि के साथ क्या करते हैं, पशुपालन, तो साथ साथ में कौन सी सहायक क्रिया के माध्यम से भी रोजगार मिलता है, जैसे कि सहायक कार्य पशुपालन हो सकता है, या फिर हम कृषि के साथ मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, या फिर वानिकी है, या फिर कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं जिन्हें हम उद्योगों में कच्चे माल के लिए बेचते हैं, तो उनसे भी हमें क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो सहायक कार्य जैसे कि पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन, वानिकी, या फिर कृषि यंत्र, या फिर कृषि से संबंधित बाजार है, इनसे हमें क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। तो विशेष ध्यान रखना कि भारत की 55.6% जो लोग हैं वो कृषि से प्रत्यक्ष रोजगार, और इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि से क्या है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। उसके बाद द्वितीय प्रकार का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कि हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होगा, सहायक, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान किस प्रकार से सहायक है। अगर हम भारत आजाद के समय का अगर आंकड़ा देखते हैं तो उस समय भारत में जो जीडीपी जिसे कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो भारत आजादी यानी लगभग सन 1951 से पहले के या 51 के आंकड़े देखते हैं तो उस समय लगभग 50% जीडीपी में योगदान है वो कृषि का था। और वर्तमान में निरंतर क्या हो रहा है, कृषि का योगदान है वो जीडीपी में घटता जा रहा है, और द्वितीय यानी औद्योगिक और तृतीय सेवा सेक्टर का क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यानी जीडीपी में भी कृषि का क्या है, योगदान है। कुछ हमारे सामने आंकड़े हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हम बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में पहले कितना प्रतिशत था और वर्तमान में धीरे धीरे कम होता, लगभग 14 से 15% जीडीपी में योगदान है वो कृषि का रह गया। तो सन 1951 में जो योगदान था वो कितना था, सन 1951 में जो योगदान था वो चालू वर्ष के आंकड़े थे वो कब के थे, 1993 और 94 का 1993 और 94 की जो कीमतों पर उस समय की बात करते हैं, कीमतों पर कृषि का योगदान था वो कितना था, 55.11% था, ठीक है ना। और ये घटकर 1990 में कितना रह गया, 1990, क्योंकि 51 के बाद 1990 में अगर देखा जाता है तो ये घटकर 44.26% रह गया। और वर्तमान में अगर देखते हैं तो ये घटकर कितना रह गया, 13 से 14% रह गया।
निरंतर कृषि का योगदान क्या हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो विशेष ध्यान रखना। उसके बाद है तीसरा बिंदु रहेगा, वो रहेगा कि कृषि पहला हो गया रोजगार का साधन, फिर है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, और फिर है विदेशी व्यापार में क्या है, सहायक है। क्योंकि भारत क्या करता है, कई इस प्रकार के उत्पाद है या कई इस प्रकार की फसलें हैं जिन पर भारत एकाधिकार रखता है, तो उनको भारत क्या करता है, विदेशी देशों में निर्यात करता है। मुख्य रूप से जैसे कि चाय की, या फिर दक्षिण भारत के गरम मसाले है इत्यादि, जैसे जीरा है, या इस प्रकार के मसाले उनको क्या करता है, विदेशों में निर्यात करता है। और निर्यात में अगर कृषि का योगदान देखा जाता है तो 2.7% के आसपास इसका योगदान है। तो तीसरा क्या है, विदेशी व्यापार में योगदान। ठीक है ना। तीसरा बिंदु क्या है, कृषि का विदेशी व्यापार में योगदान क्या है, विदेशी व्यापार में योगदान, और कृषि उत्पाद का जो निर्यात किया जाता है वर्तमान में वो 2.07% है। ध्यान रखना कि कृषि उत्पाद होता है उनका निर्यात किया जाता है, मैंने बता दिया था, जैसे कि चाय है या कॉफी है या गरम मसाले हैं इत्यादि का भारत क्या करता है, निर्यात करता है। कृषि उत्पाद निर्यात में जो योगदान है वो कितना है, निर्यात में योगदान है वो 2.07% है। विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार करने में भी हमारा कृषि का क्या है, योगदान। उसके बाद अगला बिंदु है कि उद्योगों के लिए क्या होता है, कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। विशेषकर ध्यान रखना कि हमें इस कृषि के माध्यम से क्या होता है, उद्योगों के लिए, जैसे हमने विभिन्न औद्योगिक फसलें पढ़ी थी उसमें भी आया था कि इस प्रकार की फसलें जिनका उपयोग है उद्योग या फिर मुद्रा अर्जित करने या फिर वाणिज्य करने के लिए किया जाता है। तो उद्योगों के लिए कृषि के माध्यम से क्या होता है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, जैसे मैंने बताया था कच्चे माल की आपूर्ति, ठीक है ना, कि जीडीपी में क्या हो रहा है, जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा है और द्वितीयक व्यवसाय का बढ़ रहा है। द्वितीयक व्यवसाय में क्या आता है, द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग आता है। तो उद्योगों के लिए मुख्य जैसे जूट उद्योग है या फिर शक्कर उद्योग है, सभी उद्योग को अगर देखते हैं तो उन उद्योगों में जो कच्चा माल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है, कृषि से। तो इससे क्या हो रहा है, द्वितीयक व्यवसाय का जीडीपी में योगदान क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, यानी जहाँ पर हम कृषि कार्य करेंगे वहां पर जैसे कि विभिन्न प्रकार के रसायन या फिर कीटनाशक या फिर कृषि से संबंधित उपकरण या फिर सिंचाई के साधन या सिंचाई के पाइप वगैरह आदि उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिन क्षेत्रों में हम कृषि करेंगे उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उन उद्योगों के लिए क्या करता है, कृषि बाजार उपलब्ध करवाता है। जैसे कि इस क्षेत्र में कृषि करेंगे तो हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, बाजार से खरीदेंगे। तो जिस यानी क्षेत्र में कृषि अधिक होगी उस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पाद के लिए क्या होगा, एक नया बाजार तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं के माध्यम से कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निम्न बिंदुओं के साथ जैसे रोजगार का साधन है,